हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम बायो का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास वीडियो मिलेगी आपको परसों तक आनुवांशिकता चैप्टर पर, उसको पूरा चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसके बाद जो बहुविकल्प की सीरीज मिलेगी, या तो फिजिक्स स्टार्ट होगी या आपकी बायो। सोच रहा हूँ कि पहले फिजिक्स स्टार्ट की जाए। बाकी आप कमेंट करना कि आप पहले इस चैप्टर, आज ख़त्म हो जाएगा आपकी केमिस्ट्री, क्योंकि 5वां चैप्टर जो होता था तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, वो कट चुका है आपके सिलेबस से। ठीक है, डिलीट हो चुका है। तो ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो आप कमेंट करके बताना कि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या बायो करना चाहते हैं। ठीक है, किसके आप बहुविकल्प क्वेश्चन करना चाहते हैं। बहुविकल्प क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद या इसी से पहले थोड़ा आपको स्टार्ट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमें टारगेट है कि हम साइंस में 90+ नंबर लाएंगे। जो मेरे साथ साथ जो जो मैं बोलता रहूँ वो तैयारी करता रहे और सारे बहुविकल्प सारी वीडियो देखता रहे तो 90+ नंबर आएंगे, 30 प्रैक्टिकल के भी मिलाकर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य होता है। आपको बताना है कौन सा बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य। देखिए, जो आपके पास कार्बन होते हैं, क्या कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ना त्याग सकता है ना ही ग्रहण कर सकता है किसी से। तो ये 4 का क्या करता है, साझेदारी करता है। और जब बराबर की साझेदारी होती है तो वहाँ बनता है सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध। अगर यहाँ पर NaCl होता तो उनके बीच में बनता आयनिक बंध, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप Na है 11, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है Cl को, 17 होता है Cl का, 2, 8 और 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, अपने आप 2, 8 स्थायी हो जाता है और ये 2, 8, 8 हो जाता है। तो यहाँ पर जो बंध बनता है वो बंध होता है आयनिक। कौन सा होता है, आयनिक। लेकिन हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन के मध्य है, कौन सा बनेगा आपके पास, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक, कार्बनिक नहीं है ये, कार्बनिक है, कार्बनिक क्या है आपके पास, कार्बनिक। पहला कार्बनिक यौगिक बताना है आपको कौन सा है। तो प्रयोगशाला में जो सबसे पहले वोहलर नामक वैज्ञानिक ने संश्लेषित किया था उसका नाम था यूरिया। क्या नाम था, यूरिया। कैसे किया उन्होंने, ये भी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। अमोनियम साइनाइड लिया NH4CnO और उसको गर्म किया। क्या किया, गर्म। जैसे ही अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो NH2CO क्या बना आपके पास, ये बना NH2CO क्या बना था यहाँ पर, यूरिया। तो यूरिया का आपको रासायनिक सूत्र भी याद होना चाहिए, NH2CO ठीक है। तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था आपके पास, यूरिया। कौन सा था, यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपको बताना है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत। तो आपको बताना है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत। तो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, बर्जीलियस ने। किसने दिया था, बर्जीलियस ने। ये भी पता होना चाहिए थी आपको इसमें था क्या। तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि इस दुनिया के अंदर जितने भी कार्बनिक यौगिक बनते हैं
उनका एकमात्र सोर्स क्या होता है? जैव शक्ति। यानी कि जीव जंतु के द्वारा ही क्या बना सकते हैं हम? कार्बनिक यौगिक। क्या बना सकते हैं? कार्बनिक यौगिक। लेकिन सबसे पहले वोलर नामक वैज्ञानिक ने लाइब्रेरी में अचानक ही अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया की खोज कर दी। यूरिया का संश्लेषण कर दिया। यूरिया का क्या कर दिया? संश्लेषण। तो आप देखोगे पहले ये माना जाता था कि बर्जीलियस ने बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे सोर्स होते हैं कार्बनिक यौगिक के, लेकिन यहाँ पर लैब में संश्लेषित हो गया कौन? यूरिया, वोलर के द्वारा। उसके बाद मीथेन गैस का संश्लेषण हो गया कोल्बे के द्वारा। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो जैव शक्ति सिद्धांत है उसका क्या हो गया था? अंत हो गया था। तो जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। C2H6 का IUPAC नाम है। C2H6 का IUPAC नाम है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं कराए, आपको पता होना चाहिए। देखिए चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको क्या होता है। हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो कहलाता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे? दो। एक एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला पाई जाएगी। कैसी श्रृंखला पाई जाएगी? खुली या विवृत श्रृंखला पाई जाएगी। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला पाई जाएगी। कैसी? बंद। जैसे कि आप C6H6 इसकी संरचना देखेंगे इस टाइप से आती है कुछ। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उनको बोलते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की कैसी श्रृंखला पाई जाएगी? खुली। और इसमें कैसी पाई जाएगी? बंद। कैसी पाई जाएगी? बंद। दूसरा अंतर क्या होता है कि जो एलिफैटिक होते हैं, ठीक है, ये तो समझ गए आप। एलिफैटिक क्या कैसी पाई जाएगी? खुली और इसमें बंद। दूसरा क्या होता है कि जो एलिफैटिक है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड, एलिफैटिक और एरोमेटिक। उसके बाद आपके एलिफैटिक भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। क्या होते हैं? असंतृप्त। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं हम संतृप्त, और जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं हम क्या? असंतृप्त। क्या बोलते हैं? असंतृप्त। तो अब हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड वाले। कौन से? सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। डबल वाले बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। और डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का इसमें से दो कम कर दीजिए, CnH2n। इसमें से फिर दो कम कर दीजिए एल्काइन के लिए, CnH2n-2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास एल्केन होगा, क्या? एल्केन सिंगल बॉन्ड होगा, सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। फिर होगा एल्काइन का सामान्य डबल बॉन्ड होगा, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। फिर एल्कीन, यह है एल्कीन। और फिर होगा एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होगा, सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। तो इस तरह से आप देखेंगे। अगर आप एल्केन के प्रथम सदस्य की बात करेंगे, एल्केन का फॉर्मूला होता है क्या? CnH2n+2। किसका? एल्केन का। तो इसका प्रथम यौगिक आएगा C1। अब 1 रखेंगे इनकी जगह पर, 1 तो एकम 2 और 2 4, तो CH4। दूसरा सदस्य आएगा आपके पास C2, 2 रखिए इनकी जगह पर, 2 दूनी 4 और 2 6। तीसरा सदस्य आएगा C3 और 3 दूनी 6 और 2 8। चौथा सदस्य आएगा C4H10। इस तरह से आप इनके सदस्य लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना होगा एल्कीन का,
किसका लिखना होगा, एल्कीन का। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n यानी कि डबल होगा, C1 नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड होते हैं, 1 में कहाँ से डबल बॉन्ड आएंगे, तो क्या होगा C2, तो यहाँ डबल होगा H4, यहाँ C3 होगा, यहाँ H6 होगा, यहाँ C4 होगा, यहाँ H8 होगा, यहाँ C5 होगा, यहाँ H10 होगा। इस तरह से सीरीज बनती है एल्कीन की, ठीक है। उसके बाद देखिए किसकी, उसके बाद सीरीज बनेगी एल्काइन की। तेज़ी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि होप आशा करता हूँ कि आप सभी ने पढ़े हुए होंगे। CnH2n-2, जब हम इसको टॉपिक वाइज देखेंगे इनको तब हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। CnH2n-2, तो C2H 2 दूनी 4, 4 में से दोगे 2, C3 3 दूनी 6, 6 में से दोगे 4, तीसरा सदस्य बनेगा C4H6। तो आप देखेंगे इस तरह से क्या है आपके सदस्य बनेंगे। तो आप बताइए C2H6 का क्या नाम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए C2H6 ये आपका एल्केन है। क्या है, एल्केन, CnH2n+2 से, ठीक है। क्या है आपके पास, एल्केन। तो यहाँ पर एन आएगा लास्ट में सब में, तो ओल वाला खत्म आंसर, इन वाला खत्म, क्या आएगा, एन। तो ऑप्शन ए या बी होगा। अब कार्बन एक है तो उसको बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, एथ। यहाँ पर आप देखेंगे कितने कार्बन है, 2, तो कितना क्या होगा, एथेन। क्या होगा आपके पास, एथेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे एसिटिक अम्ल का, क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। तो आपको बताना है ये जो COOH है ये कौन सा समूह है। तो COOH समूह को बोलते हैं हम, सॉरी इन्होंने तो डायरेक्ट ही पूछा है कौन सा समूह है, COOH। कौन सा समूह है इसके अंदर, COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में सजातीय युग्म है, सजातीय युग्म है। तो एक टॉपिक आता है सजातीय श्रेणी, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं 2 क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, CH2 का। जैसे मैं आपको एक सीरीज बनाऊं 2, 4, 6, 8 और इनसे पूछूं इनके बीच में अंतर कितना है, तो आप बताएंगे इसको इसमें से माइनस करेंगे 2 का, इसको इसमें से माइनस करेंगे 2 का, इसको इसमें से माइनस करेंगे 2 का। तो इस तरह से आप देखेंगे कितने का अंतर है इसमें, 2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी श्रेणी जिनके 2 क्रमागत यौगिकों के मध्य कितने का अंतर हो, CH2 का। C का परमाणु भार 12 होता है, H2 2 H हैं तो 2, यानी कि हम बोलते हैं 14 AMU का अंतर हो तो भी वो क्या कहलाएगी आपके पास, सजातीय श्रेणी या सजातीय युग्म। तो देखिए पहला फर्स्ट है हमारे पास CH4 और C2H2, इन दोनों में अंतर देखिए, इसको इसमें से माइनस कीजिए, C और H2 CH2, अंतर आ गया कितने का, CH2 का। तो क्या होगा, नहीं होगा, ये अलग अलग श्रेणी को प्रदर्शित कर रही है, मेथेन, ठीक है। ये आपके पास आएगा एल्कीन, क्या होगा, एल्कीन। इसको इसमें से माइनस करने पर आना चाहिए CH2 का, ये माइनस में आ गया, 2 में से 4 गए, नहीं हो सकते, CH-2 आएगा। क्या CH-2 होता है, नहीं। उसके बाद देखिए CH4, सेकंड देखिए CH4 C2H6, इन दोनों का अंतर देखिए, दो C में से एक C गया, कितने बचे, एक C, 6 में से 4 गए 2, तो CH2, इसमें CH2 का अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब और चेक भी कर लेते हैं और आंसर देखिए, तीसरा है C3H6 C4H10, इन दोनों में अंतर देखेंगे, C 10 में से 6 गए 4, इसमें किसका है, CH4 का, तो CH4 थोड़ी ना लाना है, CH2 लाना है, ख़त्म। उसके बाद फोर्थ देखेंगे C2H2 और C2H4, इन दोनों में अंतर C से C गया, H2 का है, ये भी ख़त्म। तो ये ख़त्म, ये तो क्या आंसर होगा आपके पास, CH4 C2H6, CH4 C2H6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, C2H5OH। एथिल अल्कोहल का क्या सूत्र होता है, C2H5OH। अब देखेंगे OH आ रहा है, OH के लिए IUPAC नाम होता है क्या, ओल। क्या होता है, ओल, क्योंकि अल्कोहल होता है तो ओल, क्या होता है, ओल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओल किस में आ रहा है, पहले वाला ऑप्शन खत्म, चौथा ऑप्शन खत्म, अल आता है एल्डिहाइड में,
किस में आता है, एल्डिहाइड में। अब आप देखेंगे कितने कार्बन है, 2, पहले के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, तो क्या आएगा, एथेनॉल। क्या आएगा, एथेनॉल। तो इसका सही आंसर है एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साबुन बनाने में प्रयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है। साबुन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, देखिए एक अभिक्रिया होती है साबुनीकरण। क्या होती है, साबुनीकरण। उसमें हम वसा लेते हैं, जैसे CH2O CO C17H35, ये वसा होती है। CHO CO C17H35 और CH2O CO, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, C17H35। इसकी अभिक्रिया कराएंगे 3NaOH से, यानी कि हम कौन सा क्षार लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने पर क्या बनता है, रिएक्शन करने पर बनता है CH2OH CHOH, ये ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल। और आपकी बनेगी साबुन, C17H35 COONA, यही किसका फॉर्मूला होता है, साबुन का। तो साबुन में हम जो क्षार यूज करते हैं उस क्षार का नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। NaOH का दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कास्टिक सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेल की संरचना होती है, देखिए साबुन का फॉर्मूला होता है RCOONA, एक पॉजिटिव यानी कि आयनिक पार्ट होता है इसका, और एक अनआयनिक होता है। जो आयनिक पार्ट होता है वो जल में घुलता है, जल रागी होता है, क्योंकि जल आयनिक होता है तो जल में घुलता है। और जो अनआयनिक होता है वो घुलता है वसा में। किस में घुलता है, वसा में। तो आप देखोगे कि जो फैट है या तेल है वो अंदर ड्रॉप बना ली उसने, और इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है मिसेल की। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मिसेल का, पढ़ाऊंगा मैं, तब पूरा समझाऊंगा ये। तो ये जो संरचना दिख रही है आपको, कैसी दिख रही है, एक गुच्छे की तरह दिख रही है आपको। किसकी तरह दिख रही है, गुच्छे के। तो जो मिसेल की संरचना बनती है वो किसकी तरह होती है, गुच्छे की तरह। मिसेल बोलते किसे हैं, जब साबुन को आप कपड़े धोने में यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो तेल के कण हैं, जो इसका पूंछ वाला भाग होता है R, वो चला जाता है तेल की तरफ, यानी कि तेल की बूंद की तरफ, ऑयल ड्रॉप की ओर। और जिसका आयनिक भाग होता है NaCOO-, ठीक है, वो घुल जाता है किसमें, पानी के अंदर। तो इस तरह से जो संरचना मिलती है उसको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया का सूत्र है, देखिए मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि पहला प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है N2H4CO, किसी भी तरह से आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, NH2CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, देखिए मैंने आपको बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं पूछ रहा है ये, इस पर ध्यान देना, नहीं, ये लिखा है नहीं, ठीक है। नहीं मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, यानी कि एकल बंध तो होता है, ये तो है, ठीक है। उसके बाद चतुष्फलकीय संरचना भी होती है, किसकी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में 109 डिग्री 8 मिनट का कोण होता है, ये आपको याद रखना है। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होगा दो कार्बन कार्बन आबंध के बीच में। और फोर्थ, क्या डबल बॉन्ड पाया जाएगा, नहीं, संतृप्त में नहीं होता। डबल बॉन्ड किस में होता है, असंतृप्त में। किस में होता है, असंतृप्त। इसलिए दो टाइप के होते हैं, एक डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका सी, डबल बॉन्ड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो पहले हम संतृप्त लिखते हैं। संतृप्त का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। पहला तत्व बनेगा CH4, N की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, CH4। तो यहाँ पर CH4 है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन खत्म, CH4 कट गया। दूसरा रखेंगे C2, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6, ये भी एल्केन है, ये भी खत्म।
C2H6 भी ख़त्म। अब ये बन गया आपका C2H6। अब देखिए तीसरा रखेंगे C3H8। C3H8 ये 2 नहीं, ये 3 है। क्या है ये 3, C3H8, तो ये भी ख़त्म। तो संतृप्त आपके ये तीनों संतृप्त थे। ये कैसे थे? संतृप्त। आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है असंतृप्त, तो असंतृप्त कौन सा होगा? C2H4। कौन सा होगा? C2H4। और ये क्या क्या होगा? एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोमबत्ती का जलना है, बताना है आपको मोमबत्ती का जलना क्या है। ये ऑप्शन नंबर सी ये है, मोमबत्ती का जलना है। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, बताना है। चलो इन हिंट दे देता हूँ, इन दोनों में से एक है। बताइए मोमबत्ती में ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है? बताइए। तो सर मोमबत्ती में ऊष्मा बाहर निकलती है, हमें मोमबत्ती में ऊष्मा मिलती है बाहर, तो इसलिए वो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि उसमें से प्रकाश और ऊष्मा बाहर निकलती है जब मोमबत्ती जलती है। तो कौन सी ऊष्मा है, कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बकमिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है, आपको बताना है बकमिस्टर फ्लोरीन किसका अपर रूप है। तो देखिए कार्बन अब तक का सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला तत्व है। अब तक लगभग 30 लाख यौगिक अकेले कार्बन के मिल चुके हैं। इसमें कार्बन के कुछ अपर रूप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अपर रूप। तो अपर रूप क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है? अपर रूप एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण कोई भी तत्व एक से ज़्यादा रूपों में पाया जाएगा। अपर रूप का मतलब है एक से ज़्यादा रूप में पाया गया, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके भौतिक गुण तो अलग अलग हों। भौतिक गुण कैसे हों? अलग। कैसे हों? अलग। लेकिन उसके रासायनिक गुण क्या हों? समान हो। रासायनिक गुण क्या हो? समान। तो ऐसे तत्वों को बोलते हैं हम क्या? अपर रूप। तो अपर रूप क्या है? अपर रूप किसी भी तत्व का वह गुण होता है जिसके कारण वो एक से ज़्यादा रूपों में पाया जाएगा, और प्रत्येक रूप के भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण क्या रहेंगे? समान रहेंगे। उनको बोलते हैं हम अपर रूप। जैसे कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, लैंप ब्लैक, चारकोल, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के। तो किसका अपर रूप है? कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी, बकमिस्टर फ्लोरीन एक फुटबॉल की जैसी संरचना होती है, C63। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है? 60। तो ये बकमिस्टर फ्लोरीन किसका अपर रूप होता है? कार्बन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपको बताना है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है। तो कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4। तो संयोजकता कितनी आएगी कार्बन की? 4। कितनी होगी? 4। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर जो 4 है वो समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर में, चारों चैप्टर को लेकर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।